हे गाइस, दिस ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम एलएसएम से ही टी बीम की डिजाइनिंग पढ़ने देखेंगे कैसे की जाती है। इसमें एक लास्ट यही टॉपिक बचा है, इसके बाद हम सीआर डिजाइनिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डब्ल्यू के लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं डिजाइनिंग के लिए। अभी तक सिंगली रेनफोर्स जो टी बीम्स हैं उस पर ही प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कहीं देखिएगा बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और ज़्यादा पेपर्स में आया भी नहीं है, तो उसको लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। जैसा कि हम लोग डब्ल्यूएसएम में देखा भी था, इस पार्ट को हम फ्लैंज कह रहे हैं और इस पार्ट को हम वेब या फिर रिब भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। जब प्रॉब्लम्स में कहीं कहीं रिब भी लिख के आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो वेब की ही बात करते हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर हम जैसे ये टोटल विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, अब हम फ्लैंज और वेब दोनों के लिए अलग अलग बात करेंगे कि ये विड्थ किसकी हो गई, विड्थ ऑफ फ्लैंज, और ये विड्थ जो दी है आपको बी डब्ल्यू जिसको हम कह रहे हैं वो विड्थ ऑफ वेब है। ठीक है, ऐसे ही डेप्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा तो हम उसको लिखेंगे। ठीक है, अब टोटल डेप्थ जो होगी वो कैपिटल डी है, तो डेप्थ ऑफ वेब क्या हो जाएगा आपका, टोटल डेप्थ माइनस डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, बी एफ क्या हो गया, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या है, विड्थ जो हम कैलकुलेट करते हैं जिसको हम इफेक्टिव विड्थ कहते हैं फ्लैंज के लिए, जिसको हम अपने डिजाइनिंग या कैलकुलेशन में यूज करते हैं। टोटल डेप्थ हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल डेप्थ डिजाइनिंग में या फिर स्ट्रेंथ में टी बीम में हेल्प नहीं करता है, तो एक हम इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करते हैं जिसको हम मान चलते हैं कि जो स्ट्रेंथ गेन हो रही है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने डब्ल्यूएसएम में देखा भी है, इसमें भी देख लेंगे एक बार। फिर बात है बी डब्ल्यू जो हम जान रहे हैं, विड्थ ऑफ वेब। डी एफ क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज या फिर डेप्थ ऑफ फ्लैंज, और बी क्या था, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एल नॉट। एल नॉट क्या है कि ये जो टी बीम है इसकी लेंथ होगी कुछ। ठीक है, ये मान लीजिए इसका फ्लैंज पार्ट आप सामने से बगल से देखेंगे, ये तो आप क्रॉस सेक्शनल देख रहे हैं, इसके पीछे इसकी लेंथ है। तो लेंथ अगर इस तरह देख रहे हैं, अगर टी बीम में ऐसा कुछ है, अगर ये टी बीम है तो लेंथ वाइज जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है मान लीजिए वो एल है, एल नॉट क्या है, एल नॉट भी हम इस लेंथ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके लिए जो एल नॉट हमको यूज होगा इफेक्टिव विड्थ जब कैलकुलेट करेंगे उसमें, वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। जो पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट के जैसे कंटिन्यूअस बीम में हमने देखा था। ठीक है, अभी इन दोनों सपोर्ट के बीच की बात करें तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ये हो गई, लेकिन इसमें जीरो मोमेंट जब निकालते हैं तो इसका मोमेंट डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे आप तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे मोमेंट जीरो है, यहाँ पे मोमेंट जीरो है, तो इसका एल नॉट कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, इस सेक्शन की बात करें तो वैसे ही कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट इन द बीम विच इज द इफेक्टिव स्पैन फॉर सिंपली सपोर्टेड। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका एल नॉट कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव के बराबर। एल इफेक्टिव अभी हमने देखा नहीं है, स्लैब डिजाइनिंग हम पढ़ेंगे इसको भी, अभी इसका कोई यूज भी नहीं है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में एल नॉट हो जाता है एल इफेक्टिव बराबर, और 0.7 ऑफ इफेक्टिव स्पैन जो होता है किसके लिए, कॉन्टिन्यूस बीम और फ्रेम्स के लिए, इसी में हम 0.7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एल इफेक्टिव में ही, तो वो एल नॉट हो जाएगा आपके लिए कंटिन्यूस बीम और फ्रेम्स के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ टी बीम या टी सेक्शन या फिर एल सेक्शन।
साथ ही साथ हम एल सेक्शन को भी देखते चल रहे हैं, क्योंकि वो भी क्या एक तरह का टी है जो जिसका एक फ्लैंज पार्ट इतना नहीं है, ठीक है, बाकी वो भी एक एल बीम है। वैसे ही अब इफेक्टिव विड्थ की बात कर रहे हैं, तो किस किस तरह के टी बीम्स या एल बीम हमको देखने को मिलते हैं। एक तो आइसोलेटेड बीम देखने को मिल सकता है कि एक टी बीम ऐसे आपको कहीं सिंपल देखने को मिल रहा अकेला, तो वो क्या हो गया, आइसोलेटेड टी बीम है, तो उसके लिए इफेक्टिव विड्थ अलग निकाला जाएगा। और अगर कंटिन्यूअस टी बीम आपको देखने को मिले एल बीम के साथ ही, मान लीजिए ऐसे देखने को मिल रहा है, अब इसमें आपको देखिए यहाँ पे एक एल बीम, टी बीम और एल बीम देखने को मिल रही, तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में है, तो उनके लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव विड्थ, तो वो उसके लिए हम अलग फार्मूला यूज करेंगे और आइसोलेटेड के लिए अलग यूज करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है अगर, तो उसके लिए टी बीम्स के लिए क्या होता है इफेक्टिव विड्थ, लेसर ऑफ मतलब इन दोनों में से दो दिए वैल्यू, तो दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी उसकी बात होगी, वो हो जाएगा हमारे लिए इफेक्टिव विड्थ। पहला क्या है, बी एफ मतलब इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ वेब, एल नॉट जो जिस अभी हमने बात की क्या होती है, डिवाइडेड बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ये कैलकुलेट करेंगे। दूसरा एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज जो है बी, दोनों को कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। अगर आइसोलेटेड टी बीम है तो एक तो हो जाएगा एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज, दूसरा एफ विल बी इक्वल्स टू एल नॉट बाई 4, एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, ठीक है, एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, या फिर एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज, जो इसमें से छोटा होगा वो हमारे लिए हो जाएगा क्या, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। ऐसे ही एल बीम की बात करें कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में अगर, तो 6 की जगह 12 आ गया है और इस 6 की जगह 3 हो गया, ये हाफ हो गया और नीचे वैल्यू बढ़ गई है, बेसिकली विथ कम हो रही है, इसलिए यहाँ डिवाइड में भी इसको हमने डबल कर दिया है और जो मल्टीप्लिकेशन था 6 उसको हमने हाफ कर दिया है, ठीक है। और दूसरा क्या, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज, दोनों में कंपेयर करेंगे, जो लेसर होगा वो वैल्यू हो जाएगी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज फॉर एल इन कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। अगर आइसोलेटेड एल बीम की बात करें तो सेम फार्मूला, बस यहाँ पे 0.5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एल नॉट के साथ प्लस बी डब्ल्यू, और दूसरा एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज, दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी कम रहेगा वो हमारे लिए इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए, इस पे क्वेश्चन में ज्यादा यूज हो ना हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूलेज आपको याद होना चाहिए, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टी बीम की डिजाइनिंग कैसे करते हैं हम। अब जब हम टी बीम की डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें 2-3 कंडीशंस बनते हैं, तो इसे देखा जाए तो 2 केसेस बन रहे हैं, 2 केसेस बनते हैं, क्या कि जो ये न्यूट्रल एक्सिस ये बीम है, ये टोटल एक बीम है, जैसे हमने एक पहले बीम पढ़ी तो उसमें एक न्यूट्रल एक्सिस है, वो यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड करता है कि किस तरह की डिजाइनिंग आपने की है, कितना रेनफोर्समेंट दिया है, वो ऊपर नीचे आपको दिख सकती है बीम में। तो न्यूट्रल एक्सिस टी बीम में भी उसी तरह यहाँ पे भी दिख सकती है, फ्लैंज पोर्शन में, इनके इंटरसेक्शन पे या वेब पोर्शन में कहीं भी आपको दिख सकती है, ठीक है। तो इसी पे डिपेंड करता है हमारा केस। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो आप एलएसएम क्योंकि पढ़ रहे हैं, एलएसएम में जो स्ट्रेस डायग्राम बनता है
एलएसएम में जो स्ट्रेस डायग्राम हम देखते हैं वो कैसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। आपको जो कंप्रेशन साइड पे स्ट्रेसेस मिल रही हैं उससे आपको एक सी फोर्स मिल जाता है, नीचे रेनफोर्समेंट के अलॉन्ग एक टी फोर्स मिल जाता है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लीवर आर्म, ठीक है, जहां से हमको इसका मोमेंट या मेमार कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। अब स्ट्रेस डायग्राम जब हम देख रहे हैं तो उसमें वेरिएशन कैसे दिख रहा है, यहाँ पे हमको पता है 0.45 FCK वैल्यू मैक्सिमम स्ट्रेस जो मिलते हैं ये होती है, ये कंटिन्यूअस रहती है एक लिमिट तक, उसके बाद ये पैराबोलिकली चेंज हो जाती है। मतलब एक रेक्टेंगुलर पोर्शन मिलता है, फिर आपको एक पैराबोलिक पोर्शन मिलता है। मतलब जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है एक लिमिट तक, उसके बाद वो पैराबोलिकली न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो हो रहा है स्ट्रेस की वैल्यू। मतलब स्ट्रेस यहाँ पे 0.45 CK धीरे धीरे नीचे आए 0.45 FCK ही मिल रहा है, लेकिन उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस पे जो यहाँ से कम हो रहा है वो पैराबोलिकली कम हो रहा है, ठीक है। अब जब पहला केस मान लीजिए अगर फ्लैंज में है, फ्लैंज में हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, तो स्ट्रेस डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा ही दिखेगा, है कि नहीं, स्ट्रेस डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर न्यूट्रल एक्सिस जो है वो वेब पोर्शन में हो, न्यूट्रल एक्सिस अगर वेब पोर्शन में हो, तब क्या हो सकता है कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको स्ट्रेस डायग्राम। दो केसेस बनते हैं जब न्यूट्रल एक्सिस हमारी वेब पोर्शन में आए। एक तो क्या है, ये जहां से हमारा ये कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू पैराबोलिकली कम होने लग रही है, वो भी वो लाइन, उसके मतलब जो लाइन है वो भी आपके डेप्थ ऑफ फ्लैंज के नीचे आए। दूसरा केस ये हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि स्ट्रेस डायग्राम कुछ आपको देखने को मिले ऐसा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो तो वेब में आ रही है, न्यूट्रल एक्सिस जो है वो वेब पोर्शन में आ रहा है, लेकिन जब पैराबोलिकली चेंज आपको देखने को मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, वो फ्लैंज में ही उसका कांस्टेंट पोर्शन खत्म होके पैराबोलिकली जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है वो फ्लैंज के अंदर ही देखने को मिल रहा है, ठीक। तो इस तरह के केसेस बनेंगे, यही 3 केसेस आपको पढ़ने हैं। डिजाइनिंग में हमको करना क्या है, सेक्शन की साइज और रेनफोर्समेंट बताना होता है, ठीक है। मोमेंट कैलकुलेट करना होता है हमको, वही सब स्टेप्स वही सब हैं, बस कुछ चीजें समझनी है, वो समझ लेंगे तो आसान है, कर लेंगे खुद ही आप लोग, अगर प्रीवियस क्लासेस आपने देखी हैं और उसको समझा हुआ है, ठीक है। तो पहला केस क्या कह रहा है, व्हेन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लैंज पोर्शन। जब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कहां लाई करे, फ्लैंज पोर्शन के अंदर ही लाई करे। इस कंडीशन में क्या करना है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने रेक्टेंगुलर सेक्शन को डिजाइन किया है अभी तक, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों रेक्टेंगुलर पोर्शन हमने क्या देखा कि न्यूट्रल एक्सिस है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट साइज आपको देखने को मिल रही है। इस केस में देखेंगे तो इसके ऊपर भी आपको एक कांस्टेंट साइज देखने को रेक्टेंगुलर मिल रही है, ठीक है। उसके बाद नीचे हम क्या करते हैं, इस सेक्शन में भी, रेक्टेंगल में भी, हम नीचे के कंक्रीट को इग्नोर करके सीधे रेनफोर्समेंट को एनालाइज करते हैं। वही चीज यहां भी करना है, आपको नीचे के कंक्रीट से मतलब नहीं है, जो रेनफोर्समेंट है उसके अलॉन्ग आपको उसको देखना है, उसको लेके डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली इसको रेक्टेंगुलर इस साइज को मानकर आप डिजाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये केस आपके लिए काफी इजी हो जाता है, या फिर जैसा आपने रेक्टेंगुलर में डिजाइनिंग किया है वैसा ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम
न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? C इक्वल्स टू टी करके 0.36 FCK BXU इक्वल्स टू 0.87 FY AST, ठीक है। फोर्स इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेस इंटू एरिया, या फिर इसमें हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इंटू विड्थ ऑफ द सेक्शन, ठीक है। अब यहां से आपको XU की वैल्यू मिल जाएगी जो कि कम होनी चाहिए किससे? DF से, डेप्थ ऑफ प्लेन से कम आनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि आपने पहले ही एजम्पशन किया है कि XU इज लेसर देन DF, डेप्थ ऑफ प्लेन से कम है। तो जब आप XU कैलकुलेट करेंगे वो डेप्थ ऑफ प्लेन से कम आना चाहिए, तब आप इसको रेक्टेंगुलर बेसिकली मानकर डिजाइनिंग कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो सबको पता है। FE 250 के लिए, FE 415 के लिए और FE 500 के लिए, ठीक है। सबको पता है 0.53D, 0.48D, 0.6D, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला भूल मत जाइएगा इसके चक्कर में, तो भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ठीक है। XU लिमिटिंग की वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। बाकी आप जब डिजाइनिंग कर रहे हैं तो इसको डायरेक्ट आप लिख कर सॉल्व कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा उसको, लेकिन वो फार्मूला भी भूल मत जाइएगा, उस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब कंप्रेशन साइड का कैलकुलेट करना है आपको, तो जैसा कि हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन देखा, ये जो फोर्स मिलता है आपको कितना मिलता है? 0.36 FCK B, ठीक है, इंटू XU, ये आपको फोर्स मिलता है, ठीक है। अब मोमेंट हमको पता है क्या होता है, मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू लीवर आर, ठीक है। तो कंप्रेशन फोर्स कितना है? 0.36 FCK BXU। अब B क्या लेंगे यहाँ पे? B ऑफ फ्लैंज, विद ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव विद ऑफ फ्लैंज, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि B जो लेना है वो इफेक्टिव विद ऑफ फ्लैंज लेना है, इंटू लीवर आर्म। इन दोनों के बीच लीवर आर्म क्या होता है? ये वैल्यू आपको पता है 0.42 XU होती है, तो ये हो जाएगी D माइनस 0.42 XU। अब ये सब चीजें दोबारा नहीं समझा रहे हैं, प्रीवियस क्लास में ये सब पहले ही डिस्कस हो चुका है, तो इसको बार बार समझाने में टाइम वेस्ट होगा। आप प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो, देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, बड़ा आसान है, समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान कर देना है सिर्फ कि विथ आपको कौन सी लेनी है? विद ऑफ फ्लैंज की। लीवर आर्म में वही हो गया D माइनस 0.42 XU, ठीक। टेंशन साइड से अगर आप लिख रहे हैं MR, तो 0.87 FY AST इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। 0.87 FY क्या है? 0.87 FY ये आपका स्ट्रेस हो गया, ठीक है, इंटू एरिया कर देते हैं तो फोर्स हो जाता है ये, तो फोर्स इंटू लीवर आर्म, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन है सिर्फ जो हमने पहले कर रखी है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, विथ ऑफ फ्लैंज हमने लिखा इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। अब दो एरिया आपको मिला, दोनों का अलग अलग हमने लिख लिया, ठीक है। 0.45 FCK, ये आपको पता है ये वैल्यू इसकी होती है स्ट्रेस की। इस एरिया क्या हो जाएगा अगर पहले सेक्शन की बात करें? रेक्टेंगुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ साइड्स 0.45 FCK इंटू 3/7 XU, 0.45 FCK इंटू 3/7 XU। पैराबोलिक पार्ट का हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे एरिया निकालते हैं। इस पोर्शन का क्या हो जाता है? 2/3 इंटू साइड्स, ठीक है।
तो 2/3 इंटू साइड, ये साइड इसके बराबर है तो 0.45 एफसी के, और ये साइड कितनी है 4/7 ऑफ एक्स, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.36 एफसी के आपको मिल जाएगा, इंटू लीवर आर्म, लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको 0.36 एफसी के बी एफ एक्स यू मिलेगा, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। अब आपको एएसटी अगर निकालना हो तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे आपको एएसटी, क्योंकि आपने एमआर आपको पता रहेगा, ठीक है। एएसटी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। सेकेंड केस क्या कह रहा है कि जब एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ, एक्स यू क्या है, एक्स यू डी एफ से ज्यादा है, मतलब एक्स यू क्या हो गया, वेब पोर्शन में आ गया। लेकिन इसमें एक और केस है, सब केस, कि एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ, तो ठीक है, लेकिन डी एफ इज स्मॉलर देन 3/7 एक्स यू। 3/7 एक्स यू क्या है, ये हमने देखा कि जो ये चेंज हो रहा है स्ट्रेस डायग्राम में, कांस्टेंट से पैराबोलिकली चेंज जो हो रहा है वो कहां से स्टार्ट होता है, ये टॉप से आप जब देखेंगे तो 3/7 ऑफ एक्स यू, टोटल एक्स यू है, ये पोर्शन 3/7 एक्स यू होता है, और ये पोर्शन होता है 4/7 ऑफ एक्स यू, ठीक है। तो 3/7 एक्स यू से क्या है, डी एफ हमारा स्मॉलर देन है, मतलब ये जो 3/7 पार्ट है, 3/7 ऑफ एक्स यू है, दैट इज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। कि एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ भी है, और 3/7 ऑफ एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या, सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे, सी इक्वल्स टू टी करके, सिंपल। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक सेक्शन आपको ये येलोइश दिख रहा है, ठीक है, इसकी साइज क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ फ्लैंज इंटू एक्स यू, एक्स यू इसकी डेप्थ हो गई, और विड्थ हो गई विड्थ ऑफ वेब, सॉरी हाँ, विड्थ ऑफ वेब। दूसरा पार्ट, ये दो पार्ट बचे, ये दो पार्ट बचे। अगर इसको विद आपको लिखनी है तो टोटल विद इसकी बी एफ है माइनस बी डब्ल्यू, क्योंकि बी डब्ल्यू हमने अलग कैलकुलेट कर लिया है। तो विद कितना हो गया इसका, इस पोर्शन का विद कितना हो गया, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है, इंटू डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक। इसके लिए जब कंप्रेशन फोर्स आप लिख रहे हैं तो जो येलोइश पार्ट आपको दिख रहा है वो तो रेक्टेंगुलर पार्ट है, उसके लिए सिंपल क्या हो जाएगा, 0.36 एफसी के बी एक्स यू, ठीक है, 0.36 एफसी के बी एक्स यू। अब बचा हुआ जो पार्ट है उसके लिए क्या हो जाएगा, 0.45 इंटू एफ सी के इंटू बी, कितना जाएगा, बी इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ, ठीक है। इसके लिए हो जाएगा ये इक्वल्स टू टी कितना है, 0.87 एफ वाई ए एस टी, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये बी डब्ल्यू वाला पार्ट जो हमने येलो में ले लिया था उसके लिए सिंपल स्ट्रेस डायग्राम आपको मिलेगा ये, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट है बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, उसके लिए एक सिंपल रेक्टेंगुलर सेक्शन आपको स्ट्रेस डायग्राम देखने को मिले, क्यों, क्योंकि ये पार्ट क्या है, ये 3/7 एक्स यू से छोटा है, और जो पैराबोलिक पार्ट मिलता है वो हमको 3/7 एक्स यू के बाद मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए एक रेक्टेंगुलर सेक्शन आपको दिख रहा है 0.45 एफ सी के इंटू दिस सेक्शन इज इक्वल टू डी एफ, इसकी डेप्थ क्या होगी, डी एफ, क्योंकि इसके लिए हमने बनाया तो इसकी भी डेप्थ डी एफ हो जाएगी, ठीक है। वही हमने यहाँ पे किया है कि एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम कितना हो जाएगा, 0.45 एफ सी के इंटू डी एफ, 0.45 एफ सी के इंटू डी एफ इंटू विद ऑफ द सेक्शन, विद कितनी थी, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, ठीक है। इसको जब आप इक्वेट करेंगे तो यहां से आपको एक्स यू की वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सबको पता है कैसे निकालेंगे, 0.53 डी फॉर एफ ई 250
48D फॉर Fe415 एंड 0.46D फॉर Fe500। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दो फोर्स आपको कंप्रेशन साइड मिल रहा है, दोनों के लिए अलग लीवर आर्म मिलेगा, दोनों के लिए अलग लीवर आर्म मिलेगा, तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे हम। पहले पोर्शन के लिए ये वैल्यू 0.42XU है, तो लीवर आर्म कितना हो जाएगा? D माइनस 0.42XU, ठीक है। और इस पोर्शन के लिए ये ऊपर से C कहाँ लग रहा है? इसके हाफ पे लग रहा है, और ये टोटल कितना DF है, तो ये हाफ पार्ट कितना हो जाएगा? DF/2, ठीक है। ये पार्ट हो जाएगा DF/2, तो लीवर आर्म कितना हो जाएगा? टोटल डेफ D है, D माइनस DF/2, इसके लिए लीवर आर्म D माइनस DF/2 हो जाएगा, ठीक है। वही हम कर रहे हैं यहाँ पे कि जो येलोइश पार्ट है उसके लिए फोर्स कितना है? 0.36 FC के BXU इंटू D माइनस 0.42 XU। तो सिंपल सा है, बस यहाँ पे B का ध्यान आपको यहाँ भी देना है कि यहाँ पे आपने, क्योंकि ये सेक्शन लिया है तो इसका विथ जो होगा विद ऑफ वेब पोर्शन होगा, ठीक है। दूसरा बचा हुआ पार्ट के लिए फोर्स कितना है? 0.45 FC के BF माइनस BW इंटू DF इंटू लीवर आर्म कितना है? D माइनस DF/2, ठीक है। कैसे आया वो अभी हमने समझा। अब जब हमने दो पार्ट में इसको जब डिवाइड किया, तो पहले के लिए जो AST आया उसको हमने कैलकुलेट किया, उसको हमने AST1 कहा। दूसरे के लिए जो AST आया उसको हमने AST2 कहा, ठीक है। तो उसी का यूज करके हम MU2 ले या फिर MR फ्रॉम टेंशन साइड लिखेंगे। 0.87 FY इंटू AST1। AST1 की जब बात करेंगे तो लीवर आर्म हो जाएगा D माइनस 0.42 XU। वैसे ही 0.87 FY इंटू AST2 जब करेंगे तब आपका लीवर आर्म चेंज हो जाएगा D माइनस DF/2, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। जब हम पहले सेक्शन की बात कर रहे थे तब हमको लीवर आर्म पता था D माइनस 0.42 XU, ठीक है, जिसके लिए हमने AST1 यूज किया। तो यहाँ पे हमने सिर्फ AST1 ले लिया, तो उसके लिए लीवर आर्म हमने यही ले लिया। वैसे ही जब हम बचे हुए पर्पस, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसके लिए जब C फोर्स लिख रहे थे तो आपको ये मिला, इसके लिए लीवर आर्म मिला आपको D माइनस DF/2, ठीक। वैसे ही अब इस सेक्शन के लिए हमने जो AST निकाला उसको हमने AST2 मान लिया। तो जब टेंशन साइड से मान लिख रहे हैं, जब AST2 केवल ले रहे हैं बचा हुआ 0.87 FY इंटू AST2, तब हम लीवर आर्म यूज कर ले रहे हैं D माइनस DF/2, ठीक है। अब AST1 आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल क्या करिए कि 0.36 FC के BXU BW यूज करके और यहाँ पे 0.87 FY AST1 यूज करके इक्वेट कर लीजिए। यहाँ से आपको AST1 मिल जाएगा, या फिर MU1 जो आपने निकाला है, ये MUC सॉरी MUC नहीं, MU1 जो आप निकालेंगे, अगर आपको दिया रहे इसके लिए, इस पार्ट के लिए, इसके लिए जो आपने MU निकाला उसको हम MU1 कह रहे हैं। अगर वो आपको पता है तो वहां से आपको AST डायरेक्ट मिल सकता है। कैसे? 0.87 FY करके ये वाला पार्ट, इसको हम इस पार्ट को हम MU1 कह रहे हैं और इस पार्ट को हम MU2 कह रहे हैं, ठीक है। तो MU1 अगर आपको पता है तो यहां से आप डायरेक्ट AST1 निकाल सकते हैं, MU अपॉन 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU। और AST2 निकालना हो तो 0.45 FC के इंटू DF इंटू BF माइनस BW अपॉन 0.87 FY, ठीक है। यहां से आपको इस पार्ट से आपको मिल जाएगा MU2। ठीक है। अब एक केस और बचता है, दूसरे केस का जो दूसरा पार्ट है जिसको हम सब केस बी कह रहे हैं। उसमें क्या कह रहे हैं हम कि अब क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस तो वेब पोर्शन में है, मतलब XU इज ग्रेटर देन DF, XU इज ग्रेटर देन DF, मतलब
हमारा XU जो होगा वो आ जाएगा वेब पोर्शन में, और DF इज ग्रेटर देन 3/7 XU। लेकिन क्या है कि DF जो है वो 3/7 XU से ज्यादा है, मतलब डेप्थ ऑफ बीम जो है वो कुछ ऐसा है कि अब ये पार्ट जो है ये है आपका 3/7 ऑफ XU, ये पार्ट है 3/7 ऑफ XU, और ये पार्ट है 4/7 ऑफ XU। डेप्थ ऑफ फ्लैंज क्या हो रहा है यहाँ पे कि इट इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ XU, ठीक है, वो उससे ज्यादा है, उसकी डेप्थ जो है वो 3/XU से ज्यादा है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि IS कोड हमको कहता है ऐसे कंडीशन में, एज पर IS 453/2000 BF माइनस BW इंटू DF पोर्सन, ये जो आपको ये पोर्सन है BF माइनस BW इंटू DF पोर्सन ऑफ फ्लैंज इज कन्वर्टेड इंटू BF माइनस BW इंटू YF। अब यहाँ पे क्या है कि DF को आप चेंज कर लीजिए किसमें, YF में। इस कंडीशन में जब DF इज ग्रेटर देन 3/7 XU है तब आपको BF को चेंज करना पड़ेगा YF में, सेक्शन फॉर विच स्ट्रेस इज टेकन कांस्टेंट थ्रू आउट द सेक्शन इज 0.45 FCK, जिसके लिए हम स्ट्रेस थ्रू आउट सेक्शन कितना मान लेंगे 0.45 FCK। तो YF की वैल्यू IS कोड ने आपको दे रखी है, क्या होती है 0.15 ऑफ XU प्लस 0.65 ऑफ DF, ठीक है, ये आपके लिए YF होता है। जब इस कंडीशन में आप पहुंचे कि हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो ग्रेटर देन हो जाए 3/7 ऑफ XU से, मतलब रेक्टेंगुलर पोर्शन से जो स्ट्रेस डायग्राम होता है उससे ज्यादा हो, तब क्या करना होता है आपको DF को चेंज करके, जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, दूसरा वाला कैलकुलेशन हम कर रहे थे पर्पल वाला BF माइनस BW इंटू DF कर रहे थे, उसमें आप DF की जगह YF यूज करेंगे। YF क्या है 0.15 XU प्लस 0.65 DF, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना एक्चुअल डेप्थ ऑफ, तब दो पार्ट आपको अभी भी है, पहला पार्ट सिंपल है 0.33 FCK BXU इंटू, अब यहाँ पे BW कितना है, विड्थ क्या लेंगे आप, BW पहले सेक्शन में सिंपल BW ले लिए, दूसरा जब कर रहे हैं तो 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW, ठीक है, बचा हुआ विड्थ इंटू DF की जगह आप अब यहाँ पे YF यूज कर रहे हैं, इक्वल्स टू कर देंगे 0.87 FY AST, सिंपल है, टेंशन साइड वाला सिंपल है। यहां से आपको मिलेगा क्या XU की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सिंपल जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। अब जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तब 0.33 FCK BXU के लिए क्या हो जाएगा आपको लीवर D माइनस 0.42 XU, और इसमें ध्यान दीजिए कि 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू YF, इसके लिए लीवर कितना हो गया D माइनस YF/2, DF/2 की जगह YF/2 कैलकुलेट कर ले लेंगे, ठीक है। और टेंशन साइड का वैसे ही सिंपल है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ऐसे तो है नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि जब DF की वैल्यू आपको डेप्थ ऑफ फ्लैंज की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए 3/7 ऑफ XU के, तब आपको DF की जगह YF लेके चलना है। YF क्या था 0.15 XU प्लस 0.65 ऑफ DF, ठीक है। एक एवरेज डेप्थ आपको दे देगा थ्रू आउट सेक्शन के लिए, IS कोड के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको AST1 कैलकुलेट कर लेंगे और वैसे ही AST2 जैसे अभी पिछले केस में हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। पहले में क्या है कि 3.36 FCK BXU, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है कि 0.36 FCK BW विद ऑफ वेब इंटू XU अपॉन 0.87 FY। जो पहला सेक्शन हमने माना है वेब वाला, उसके लिए ये AST1 हो जाएगा, ठीक है। AST2
दूसरा सेक्शन जो बचा हुआ है उसके लिए है 0.45 FC के स्ट्रेस डायग्राम का एरिया सिंपल सा इंटू YF, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, डेप्थ खाली आपको इसमें ध्यान देनी है इस केस में सारे में, इंटू BF माइनस BW अपॉन 0.87 FY, ठीक है, ये आपसे AS2 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही था टी सेक्शन में, सिर्फ इतने पे ही आपको सारे प्रॉब्लम्स लग जाएंगे। इस पे हम एक दो क्वेश्चंस भी लगा लेंगे कन्वेंशनल, जिससे आपको कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन लगाने वो भी समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर यहाँ पे LSM भी यहाँ पे एंड करेंगे। तो उसके बाद हम फिर अगली क्लास में शेयर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो छोटा सा पार्ट बचा था, इसको भी करा दिया गया है। तो इसमें एक लेक्चर और आएगा, कन्वेंशनल क्वेश्चन का सिर्फ लगा लिया जाएगा। बाकी अब यहाँ पे LSM WSM पहले ही खत्म हो चुका है, आइस कोड प्रोविजन हम पढ़ चुके हैं, फिर आगे हम शेयर स्टार्ट करेंगे, बॉन्ड, फिर टॉर्सन वगैरह देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सब जितना भी हो पाएगा उतना आपको उसके लिए आंसर किया जाएगा, ठीक है। अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो।